हे गाइस, स्वागत है आपका द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आज इंग्लिश क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ ही साथ एक बहुत मुश्किल टॉपिक भी है। इतना मुश्किल टॉपिक है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो छोड़ो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है उनको भी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डर लगता है, इस टॉपिक से दूर भागते हैं। अब जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं या मुझसे जितने भी बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे फेवरेट टॉपिक था मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब सारे बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर आपको ऐसा क्या लगता था इस टॉपिक में कि आपका फेवरेट टॉपिक था ये। भाई, मेरा फेवरेट टॉपिक ये इसलिए था बिकॉज मेरी एक्यूरेसी इस टॉपिक में हमेशा 90% के ऊपर रहती थी। मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन करके आया हूं ना एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो कम से कम 9 सही आते थे मेरी इतनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी रहती थी। तो इसलिए मेरा ये फेवरेट टॉपिक था इंग्लिश में। अब भाई, मैं क्या करता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में? भाई, सबसे पहले तो मैं वो नहीं करता था जो आपको सारे टीचर बोलते हैं कि भाई मैं हर बार जाऊं, पहले एक क्वेश्चन पढ़ूं, फिर वापस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखूं, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ूं, फिर वापस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखूं। ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है। भाई, मेरा तो सीधा से एक ही फंडा था, मैं एक ही बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगा, बट ऐसे पढ़ूंगा कि एक बार पढ़ने के बाद जब मैं क्वेश्चंस करने जाऊं तो दोबारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे ना पढ़ना पड़े, कि भाई एक ही बार में मेरा काम हो जाए। ऐसा ना हो कि 10 क्वेश्चन है तो मुझे 10 बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वापस आना पड़े, फिर 10 बार मैं लाइनों में ढूंढूं कि भाई क्या आंसर सही हो सकता है, कहां पे वो वाला एक कीवर्ड मैच कर रहा है। ये मेरी अप्रोच कभी नहीं रही। इसी वजह से मैं बिल्कुल हटके अप्रोच लगाता था और इसी वजह से मेरी एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा रहती थी। यही अप्रोच मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। हर चीज पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अब अपना पेन और पेपर साथ में लेके बैठना। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कस हो रहा है आज क्लास में तो उसको नोट डाउन करते रहना, जिससे आज ही नहीं आगे आने वाले सारे दिनों के लिए, सारे मॉक टेस्ट के लिए, सारे एग्जामिनेशंस के लिए हमेशा तैयार रहोगे और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देख के खुश हो जाओगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे आज की क्लास के बाद। ठीक है, डायरेक्टली चलते हैं आगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से चालू करते हैं। भाई देखो, ये अब भारी भरकम सा एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मेरे सामने। इतना नहीं है, और भी है। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज है। मतलब टोटल 3 पेज का मेरे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। देखो भाई, जब भी कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आता है आपके सामने तो सबसे पहले उसके डायरेक्शन पढ़ लेने चाहिए कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलना क्या चाहता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, जैसे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देख लो, ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिया है, बीच में रेड कलर का ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। इसका क्या मतलब है, ये समझने के लिए डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सर्टेन वर्ड्स आर प्रिंटेड इन रेड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट को इन्होंने लाल रंग का कर दिया है बिकॉज उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो हमको वो जल्दी से मिल जाएंगे। फाइन, अब चालू करते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरे साथ साथ रीडिंग करो, चलो। When millennials entered the workforce a decade or so ago, the criticism of them was swift. भाई, जब मिलेनियल्स ने वर्कफोर्स को एंटर करा अ डेकेड, 10 साल या उससे पहले, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा था उनके लिए। मतलब बहुत बुराई हो रही थी उनकी। They were lazy know-it-alls who didn't understand their place and were unwilling to put in the work that we Gen Xers had eagerly done to please our baby boomer bosses. भाई, वो लेजी थे। कौन लेजी थे? मिलेनियल्स। अब भाई देखो, मिलेनियल्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। भाई, अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो इनको आगे कहीं ना कहीं मिलेनियल्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। जितना पैसेज में दिया गया है उतना पढ़ो, उसका मतलब समझो और आगे बढ़ जाओ। दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला उतना करना है। आगे पढ़ो। भाई, वो लोग आलसी थे, मिलेनियल्स आलसी थे और नो इट ऑल्स थे। मतलब वो ये मानते थे कि उनको दुनिया का सब कुछ पता है, पर वो अपनी जगह नहीं समझते थे, अंडरस्टैंड नहीं करते थे अपनी प्लेसेस को, और अनविलिंग थे उतना काम करने के लिए जो जेन एक्सर्स ने ईगरली करा है अपने बेबी बूमर बॉसेस को खुश करने के लिए। भाई, अपने बॉसेस को खुश करने के लिए जितने जेन एक्सर्स ने काम करे हैं, भाई ये जो मिलेनियल्स थे अनविलिंग थे, वो काम करना नहीं चाहते थे। अब जेन एक्सर्स क्या है वो भी हमें नहीं सुनना, नहीं समझना। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगा तो आगे दिया जाएगा, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ो। पढ़ो भाई। वी जोक्ड दैट their helicopter parents had made them incapable of functioning in the real world
and participation trophies had given them a false sense of self worth. भाई वो लोग जोक करते थे कि भाई उनके हेलीकॉप्टर पेरेंट्स ने उनको इनकेपेबल कर दिया है इस असली दुनिया के लिए, और उनको कुछ पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज दी जा रही है जिससे उनके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आ रहा है। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। अब ये क्या होता है समझने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस पॉइंट से समझने की कोशिश करो। तो ऐसे कुछ पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इनकेपेबल कर दिया है असली दुनिया के लिए, और उनको पार्टिसिपेट करने पे भी ट्रॉफीज दी जाती हैं जिससे उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आ गया है। आगे पढ़ो। लाइक सो मेनी जनरेशंस बिफोर अस, हमसे कुछ पहले वाली जनरेशन तक जो होता था, वी शूक आवर हेड एंड क्राइड किड्स टुडे, और हम बोलते थे फिर से ऐसे सिर हिला के, आज के बच्चे, एंड सो दैट वी विल विप देम इनटू शेप बिफोर लॉन्ग, और इनको घोर मरोड़ के हम शेप में ले आएंगे। मतलब इनको अपने हिसाब से वैसा बना लेंगे जैसा ये लोग चाहते हैं, मतलब जैसे पुराने लोग चाहते हैं वैसे घोर मरोड़ के नए बच्चों को भी वैसा बना देंगे। चलो आगे पढ़ो। ओनली दैट्स नॉट व्हाट हैपेंड, भाई ऐसा नहीं हुआ। दे स्टूड फर्म इन देयर बिलीव्स ऑफ व्हाट वर्क शुड बी, भाई वो मतलब कौन, मिलेनियल्स अपने बिलीफ पे अड़े रहे कि भाई कैसा काम होना चाहिए वैसा ही वो करेंगे। दे रिजेक्टेड आवर अनयील्डिंग डेडिकेशन टू आवर वर्क, insisted on work-life balance, demanded attention from their bosses and asked for promotions every year। भाई वो लोग अपनी बिलीव्स पे अड़े रहे। उनके बिलीव्स क्या थे भाई, उन्होंने अनयील्डिंग डेडिकेशन टू वर्क को रिजेक्ट कर दिया। भाई उन्होंने बोला हमको ऐसा डेडिकेशन नहीं दिखाना जो अनयील्डिंग हो। उन्होंने बोला कि भाई उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। उन्होंने डिमांड करा अटेंशन अपने बॉसेस से, और उन्होंने बोला भाई हमको प्रमोशन भी हर साल चाहिए। सही लोग थे कि भाई इनको ये सारी डिमांड्स अपनी पूरी करानी थी, इस पे अड़े रहे। आगे पढ़ो। एज एग्रेवेटिंग एज इट वॉज इन द मूवमेंट, जितना एग्रेवेटिंग का मतलब होता है बुरा और बुरा करना, भाई जितना और बुरा हो सकता था एज दैट इन द मूवमेंट, जो उनको उस टाइम लग रहा था। When I look at the millennials I have managed over the years and the ones we currently employ, I realize that they have been a force for good in our agencies. They made us reconsider the workplace we'd inherited and ultimately whipped us into shape. मतलब अब ये कह रहे हैं कि हमको जितना बुरा उस टाइम लग रहा था, पर इतने टाइम के बाद ये बोल रहा है ऑथर कि जब मैंने लोगों को मैनेज करा, मिलेनियल्स को उन्होंने मैनेज करा इतने सालों में, और कुछ लोग जो इन्होंने हायर करे, इससे इनको ये रियलाइज हुआ कि ये लोग अच्छा काम करने ही आए हैं एजेंसीज में। ये लोग फोर्स फॉर गुड हैं, अच्छी चीजों को लेके आएंगे अब एजेंसीज के अंदर, और इन्होंने इनको वर्क प्लेस रिकंसीडर करने पे मजबूर कर दिया, जिससे उल्टा इनको शेप में ले आए मिलेनियल्स। मतलब जब मिलेनियल्स को ये लोग विप करना चाहते थे शेप में, मिलेनियल्स ने इन्हीं को विप कर दिया शेप में, इन्हीं को अपने शेप में लेके आ गए, ऐसा ऑथर बोल रहा है। आगे पढ़ो। द मिलेनियल जनरेशन समटाइम्स कॉल्ड जेन वाई बिगिन विद दोज बेबीज बोर्न इन द अर्ली 1980s एंड एंड sometime just before 2000 when Gen Z takes over। भाई अब मिलेनियल जनरेशन के बारे में बताया गया है, जहां हमने ऊपर बात करी कि भाई इंपॉर्टेंट होगा तो बताएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है तो ये बता रहे हैं कि मिलेनियल जनरेशन क्या है। भाई इनको और क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मिलेनियल जनरेशन या फिर जनरेशन वाई। और ये लोग कौन है, जो 1980 से लेके 2000 तक पैदा हुए हैं, और 2000 के बाद जो आते हैं उनको बोला जाता है मिलेनियल जेड, या इंग्लिश में फैंसी बोला जाए तो जनरेशन जी। फाइन, आगे पढ़ो। सो टुडेस मिलेनियल्स कुड बी एज ओल्ड एज 38 years और एज यंग एज 19, बट आई मोस्टली थिंक ऑफ दोज हु आर इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s राइट नाउ। मतलब मिलेनियल्स इसके अकॉर्डिंग कितने साल के होंगे, 38 साल से लेके 19 साल के बीच के सारे लोग मिलेनियल्स हो गए। बट ऑथर बोल रहा है कि भाई मैं तो मेनली उन पे ही फोकस कर रहा हूं आज जो लेट 20s में है या अर्ली 30s में है। मतलब आप जितने भी बच्चे हैं वो इस कैटेगरी में लाई करेंगे। मतलब ऑथर ये बोलता है कि आप सब लोग जिद्दी हैं, अपने बिलीव्स पे अड़े रहते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों का अब अड़ना यही होगा, बिलीव्स यही होंगे कि आप लोग इस बार SBI PO निकाल के रहेंगे। और ये प्रॉमिस आपने खुद से करा होगा, अपनी फैमिली से करा होगा, और इसके लिए आप दिन रात एक कर देंगे कि SBI PO तो निकलेगा ही निकलेगा। और यही तो एक मिलेनियल होने की खासियत है। गाइस मैं भी एक मिलेनियल हूं, और मैंने भी खुद से प्रॉमिस किया था, खुद से एक फर्म बिलीफ रखा था कि मैं बनूंगा SBI PO, IBPS PO, हर एग्जामिनेशन क्लियर करूंगा, और मैंने करा, जैसे कि इस बार आप करेंगे। फाइन, चलो आगे चलते हैं, आगे का पढ़ते हैं। तो चलो भाई आगे पढ़ो। These kids
who admittedly aren't kids anymore, भाई ये बच्चे जो अब हालांकि बच्चे नहीं हैं, entered the workforce as the economy was falling apart. इन बच्चों ने तब एंटर करा वर्कफोर्स जब इकोनॉमी टूट रही थी. They had worked hard in college, many raking up significant debt in the process, only to be thrust into a world that seemed to have little opportunity. भाई इन्होंने बहुत मेहनत करी अपने कॉलेज में, कई सारे बच्चों के जो सिग्निफिकेंट डेट्स थे वो बढ़ गए इस प्रोसेस में, ओनली टू बी थ्रस्ट इनटू अ वर्ल्ड दैट सीम्ड टू हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी, वो भी बस इतनी कम अपॉर्चुनिटी वाली दुनिया में आने के लिए. मतलब सारे बच्चों ने इतनी मेहनत करी, भाई उनके ऊपर इतने सारे कर्जे आ गए, और फिर भी भाई जिस चीज के लिए, जिस दुनिया के लिए वो मेहनत कर रहे थे, उस दुनिया में बहुत लिटिल, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी. आगे पढ़ते हैं. They saw people with 20 plus years of experience being laid off and companies consolidating jobs rather than hiring anyone new. Whereas other generations expected to be better than their parents, millennials seem to know that was out of reach. भाई इन्होंने बोला कि they saw, उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जो 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते थे, तब भी उनको लेड ऑफ कर दिया गया. लेड ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनको फायर कर दिया गया, लेड ऑफ कर दिया गया. उनको बोला गया कि भाई अपना बोरिया बिस्तरा पैक करिए और आप कंपनी छोड़ के जा सकते हैं. आगे लिखा है कंपनीज कंसोलिडेटिंग जॉब्स रादर देन हायरिंग एनी न्यू वन. और कंपनीज नए लोगों को हायर करने के बजाय पुराने लोगों को ही निकालते जा रही थी, और उसमें कुछ 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे. फाइन भाई. इसके बाद लिखा है कि कुछ जनरेशन, जैसे कि पहले की जनरेशन सोचती थी कि अपने पेरेंट्स से बेटर बनना है, मिलेनियल्स को पता था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, दैट इज आउट ऑफ रीच. उनकी रीच से, उनकी पहुंच से बाहर है उनके पेरेंट्स से अच्छा करना. ऐसा मिलेनियल्स की सोच थी, ऐसा ये बता रहा है ऑथर. आगे बढ़ते हैं. दे ऑल्सो सॉ अ वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस इन विच द वेरी रिच वर गेटिंग रिचर एंड एवरीवन एल्स वाज सफरिंग. पर उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें इकोनॉमिक इनजस्टिस था, अमीर आदमी और अमीर होता गया और गरीब आदमी सफर कर रहा था. आगे पढ़ते हैं. एंड दे वर एंग्री अबाउट इनहेरिटिंग ऑनगोइंग वॉर्स, बलूनिंग नेशनल डेट, अ क्रम्बलिंग एजुकेशन सिस्टम एंड अ डाइंग प्लैनेट फ्रॉम अ जनरेशन हु डिडंट सीम टू केयर इनफ टू टेक एक्शन. और इसी के साथ मिलेनियल्स लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे, बिकॉज उनको ऑनगोइंग वॉर्स देखनी पड़ी, लगातार लड़ाइयां देख रहे थे वो. नेशनल डेट बलूनिंग, बलूनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रही थी नेशनल डेट्स. एजुकेशन सिस्टम पूरा जर्जर हो चुका था, पूरा खत्म हो रहा था, और जो प्लैनेट है वो पूरा मरने की कगार पे, डाइंग स्टेट में पहुंच गया है, बिकॉज मिलेनियस से पहले की किसी भी जनरेशन ने किसी भी एक्शन को नहीं लिया प्लैनेट के लिए. मतलब मिलेनियस बाकी टॉपिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे भाई, चाहे तो वो ऑनगोइंग वॉर्स हो या नेशनल डेट हो या एजुकेशन सिस्टम हो या फिर प्लैनेट हो, इन सारे टॉपिक्स के लिए भी मिलेनियल्स हमेशा जागरूक रहते थे. आगे पढ़ो. इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, देयरफॉर दैट दे केम इनटू आवर एजेंसीज अनविलिंग टू यील्ड टू अनरीजनेबल डिमांड्स. भाई ये अब सरप्राइजिंग नहीं है कि जितने भी मिलेनियल्स थे वो अनविलिंग थे पुरानी जनरेशंस की अनरीजनेबल डिमांड्स मानने के लिए. कैसी अनरीजनेबल डिमांड्स? आगे लिखा होगा. दे वुड नॉट वर्क 100 आवर्स अ वीक. वो लोग 100 घंटे हर हफ्ते काम करने के लिए तैयार नहीं थे. दे वुड नॉट एक्सेप्ट अ बॉस हु वाज टू बिजी टू मेंटोर देम. वो किसी भी बॉस को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थे जो बस उनको मेंटोर करता रहे, जो हर बार उनके पीछे पड़ा रहे, भाई ये सीखो ये सीखो. तो भाई वो उस बॉस के लिए भी तैयार नहीं थे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे. और दे डिड नॉट वांट टू स्टे इन अ जॉब फॉर इयर्स टू एंड. वो किसी भी नौकरी में भी नहीं रहना चाहते थे बहुत बहुत सालों के लिए. मतलब वो हमेशा एक क्विक अप्रोच रखते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स के लिए भी सेंसिटिव हैं, जागरूक हैं, और वो भाई किसी जगह फंसना नहीं चाहते. ना वो 100 घंटे पर वीक का काम करेंगे, ना उनको अपना बॉस पसंद है जो सब सिखाने में लगा रहे, और ना वो किसी नौकरी को अपने दिल से लगाएंगे और नौकरी में ही लगे रहेंगे. आगे बढ़ते हैं. There are still things that will drive most of us crazy about our younger colleagues, like their utter refusal to admit that there is anything they won't already know. मतलब ऐसे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमको क्रेजी करेंगी अपने यंगर कलीग्स के लिए, मतलब मिलेनियल्स के लिए. लाइक उनका अटर रिफ्यूजल, उनका साफ मना करना कि भाई उनको कुछ नहीं पता है.
मतलब वो तो ये मानते हैं मिलेनियल्स कि उनको सब कुछ पता है, तो ये तो रिफ्यूज कर देते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। बट द ट्रूथ इज दैट द थिंग्स मिलेनियल्स वांट आउट ऑफ वर्कप्लेस आर नो डिफरेंट देन व्हाट वी वांटेड। मतलब ये तो सच है कि भाई जो आज मिलेनियल्स मानते हैं ना, किसी समय में पुरानी जनरेशन भी तो वही मानती थी। जैसे कि मिलेनियल्स वांट टू मेक मनी एंड हैव जॉब सिक्योरिटी। भाई मिलेनियल्स को पैसा चाहिए और जॉब सिक्योरिटी चाहिए। दे वांट हॉलीडेज अवे फ्रॉम द ऑफिस एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स। उनको हॉलीडेज चाहिए और फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स चाहिए। दे वांट एवर इवॉल्विंग जॉब्स। उनको बोरिंग नौकरी नहीं चाहिए, उनको एवर इवॉल्विंग डेवलपिंग टाइप की नौकरी चाहिए, बोरिंग नौकरी नहीं चाहिए। मिलेनियल्स वांट मैनेजर्स हु केयर अबाउट देम एंड पे अटेंशन। उनको अटेंशन और केयर देने वाला बॉस चाहिए। They want to work for and with companies that take care about the world and are trying to improve it. भाई वो ये चाहते हैं कि जो कंपनी है वो उनका ध्यान रखे और दुनिया का ध्यान रखे और उस वर्ल्ड को इम्प्रूव करने की तरफ काम करे। और यही तो सारी चीजें थी जो पुरानी जनरेशन भी चाहती थी। ये ऑथर बोल रहा है कि इस वजह से मिलेनियल्स और हम ज्यादा डिफर नहीं करते हैं। हमारी भी तो यही सारी अपेक्षाएं थी अपनी वर्क प्लेस से, जो आज मिलेनियल्स कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। These are not unreasonable demands। अब ऑथर मानता है कि ये अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं है, and will ultimately make our workplaces better for employees of all ages। और ये सारे लोगों के लिए workplaces को और अच्छा करेंगे। I say it's time that we celebrate millennials, thank them for all the positive changes they have brought to our agencies and promise to help them with their goals of having interesting jobs that also allow them to lead interesting lives। भाई अब वो ऑथर बोल रहा है कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए मिलेनियल्स को। मतलब आप लोगों को ऑथर सेलिब्रेट करना चाहता है कि आपको थैंक यू करे आपके पॉजिटिव चेंजेस जो आप लेके आए हैं उनकी एजेंसीज में, और प्रॉमिस करें कि आपको सारे हेल्प दिए जाएंगे, आपको इंटरेस्टिंग जॉब्स दिए जाएंगे जिससे आप एक इंटरेस्टिंग लाइफ को लीड कर सकें। ऐसा ऑथर चाहता है। And while we are at it, we might as well give them all the trophy for participating in the modernization of today's workplace। और ऐसा करने में अगर उनको पार्टिसिपेशन की ट्रॉफीज भी देनी पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ऑथर को। जैसे ऑथर ने पहले बोला था कि भाई इनको तो पार्टिसिपेशन की ट्रॉफीज दे रहे हैं इनके पेरेंट्स, इनको तो बिगाड़ दिया है, असली दुनिया के लायक ही नहीं छोड़ा। तो आखिरी में ऑथर भी मान गया कि भाई चाहो तो कुछ भी करो, इनको तो थैंक यू करना बनता है। अब उसके लिए इनको पार्टिसिपेशन की ट्रॉफीज भी दे दो तो भी चलता है। तो भाई समझ आया अभी तक का पूरा पैसेज। भाई पैसेज क्या कहना चाहता है? भाई ऑथर चालू हुआ था वहां से कि भाई मिलेनियल्स को बिल्कुल अकल नहीं है, ये लोग ढीठ होते हैं, मानते नहीं है, रिफ्यूज करते हैं सारे ऑर्डर्स को, किसी की भी बात नहीं सुनते हैं और बिगड़े हुए होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने इतना बिगाड़ दिया है कि वो असली दुनिया के लायक ही नहीं बचे। और उसके बाद धीरे धीरे करके ऑथर लाइन पे आता है और ऑथर बताता है कि भाई मिलेनियल्स जो चाहते हैं हम भी तो वही चाहते थे, एक समय में हम भी तो वही चाहते थे जो आज मिलेनियल्स बोलते हैं, पर मिलेनियल्स हार नहीं मान रहे हैं। और इसके लिए ऑथर उनको थैंक यू बोलता है और ऑथर बोलता है कि आप ही लोगों की वजह से तो अब हमारे वर्कफोर्स और अच्छे हो पाएंगे, जिससे और सारे लोगों को मदद मिलेगी अच्छे से काम करने में। भाई आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को पूरा पैसेज समझ आ गया होगा। अब देखो भाई पैसेज पढ़ लिया ना एक बार अच्छे से, अब देखना किसी भी क्वेश्चन में आपको पैसेज में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो करते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिलेनियल्स विद रेफरेंस टू द पैसेज। भाई अबाउट की स्पेलिंग गलत है। अबाउट की स्पेलिंग क्या होती है भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। भाई ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या चीज फॉल्स है अकॉर्डिंग टू मिलेनियल्स इस पैसेज के रिगार्डिंग। भाई मिलेनियल्स के बारे में जो जो बताया गया है उसको किस किस पॉइंट में गलत तरीके से बताया गया है। पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट ए, दे डिमांडेड वर्क लाइफ बैलेंस, अटेंशन फ्रॉम देयर बॉसेस एंड प्रमोशन एवरी ईयर। भाई ये तो हमने पढ़ा था, वो चाहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस हो, अटेंशन मिले उनको बॉसेस का और हर साल प्रमोशन मिले। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, हमको यहाँ पे फॉल्स वाला पकड़ना है। मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी पढ़ो, दे वर कंसीडर्ड लेजी वर्कर्स बाय जेन एक्सर्स, उनको आलसी माना जाता था। तो ये भी लिखा है हमने जो पहले पेज पे पढ़ा था कि वो आलसी हैं और जिद्दी हैं, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ट्रू है, तो फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शन सी पढ़ो, दे रियलाइज दैट बिकमिंग अ बेटर वर्कफोर्स देन देयर पेरेंट्स वाज फार फेच्ड। जो हमने पढ़ा था कि भाई मिलेनियल्स को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स से बेटर बनना बहुत मुश्किल है, उनके पहुंच से बहुत बाहर है,
मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है, अकॉर्डिंग टू पैसेज है, मतलब ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज राइट आंसर हो गया। कितनी देर लगी बताओ इस क्वेश्चन को मार्क करने में? मुश्किल से 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के अंदर अंदर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर मार्क कर दिया। और अब जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। विद रेफरेंस टू द पैसेज, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री? इस पैसेज के अकॉर्डिंग किस पॉइंट से ऑथर सबसे ज्यादा अग्री करेगा? पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, मिलेनियल्स आर इनएफिशिएंट इन देयर वर्क। ऐसा कहीं भी ऑथर ने बोला है कि इनएफिशिएंट है? उसने बोला है जिद्दी है, वो ये मानते हैं कि उनको सब कुछ पता है, सीखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। एफिशिएंसी के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं करी है। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो। द मिलेनियल्स लाइक अनलाइक जेन एक्स आर बेयरली सीरियस अबाउट देयर वर्क एंड आर आल्सो सोशली अनस्टेबल। कुछ बात नहीं करी है सोशली अनस्टेबल होने की, बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, बाद में देखेंगे। ऑप्शन डी पढ़ो। The major point of difference between Gen X and millennials is that the expectation of the later from the workforce is far different from the former. ये पॉइंट बिल्कुल सही है भाई। जेन एक्स और मिलेनियल्स की एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग हैं भाई। जेन एक्स चाहते हैं कि काम ज्यादा करना चाहिए, 100 घंटे हर हफ्ते में काम को दो, चाहे वर्क लाइफ बैलेंस बचे ना बचे, बॉसेस कैसे भी हो हमें चलेगा। भाई मिलेनियल्स ने तो साफ मना कर दिया भाई, ना हम 100 घंटे काम करेंगे, हमको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, हमको तो प्रॉपर छुट्टियां चाहिए और हमको बॉस ऐसा चाहिए जो हमको अटेंशन दे। मतलब इनका मेजर डिफरेंस थे इनके एक्सपेक्टेशंस में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। पैसे सही से पढ़ाना, क्वेश्चन का आंसर खुद सामने से आपको बताएगा, चिल्लाएगा भाई मुझे मार्क करो, मुझे मार्क करो। जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। Which of the following factors have shaped the millennials as represented in the passage? किसने इनको सही से शेप करा है? ऑप्शन ए, they joined the workforce when economy was recovering from severe economic breakdown. Economy was recovering गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमी के डाउनफॉल में वो लोग एंटर करे थे जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थे। भाई उन्होंने इतनी मेहनत करी कॉलेज में, अपने ऊपर इतना कर्जा चढ़वा लिया और फिर भी जिस दुनिया में आए वहां पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थे, बिकॉज इकोनॉमिक फॉल डाउन हो रहा था, रिकवर नहीं कर रहा था। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पढ़ो। द विटनेस इकोनॉमिक इनजस्टिस, वॉर्स, नेशनल डेट्स, ये बिल्कुल सही है कि भाई उन्होंने विटनेस करा है सब कुछ, तो ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन सी, दे एक्सपीरियंस द वर्क प्लेस स्ट्रक्चर वेयर सीनियर्स आर गेटिंग फायर्ड एंड हायरिंग वाज एट इट्स लो, बिल्कुल सही है। 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को निकाल रहे थे और हायरिंग बहुत कम हो रही थी। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शंस में देख लो, गलत है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। बोथ बी एंड सी आर राइट। सिंपल लगेगा अब आपको हर क्वेश्चन, बिकॉज आपने ध्यान से पढ़ा है पूरा पैसेज। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्पीड कितनी बढ़ जाती है आपकी जब आप आरसी को दिमाग से पढ़ लेते हैं। वापस आरसी पे जाना ही नहीं पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजर दैट अ मिलेनियल वांट? मिलेनियल को किस टाइप का बॉस चाहिए बताओ? वन हु वुड केयर अबाउट देम, बिल्कुल सही है, ऐसा ही चाहिए। वन हु विल नॉट बी टू बिजी मेंटोरिंग देम, बिल्कुल सही है। थर्ड पढ़ो। वन हु वुड प्रमोट द एम्प्लॉइज एवरी ईयर बट एक्सपेक्ट देम टू पुट इन एडिशनल आवर्स। 100 घंटे देंगे ही नहीं, ज्यादा तो काम करना ही नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस पे जाएगा मिलेनियल, तो ऑप्शन सी गलत हो गया, एडिशनल वर्क आवर्स नहीं देगा। राइट क्या हो गया? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन देख लो, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन बॉम्बे। मार्क करो, झट से मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? करेक्टली इन्फर किस पॉइंट को कर सकते हैं? ऑप्शन ए, एज अपोज टू द मिलेनियल्स जेन एक्स वाज बेटर एट इट्स वर्क, गलत है भाई। जेन एक्स बेटर है ये कहां बोला भाई? उन्होंने बताया जेन वाई को सब कुछ पता होता है, वो लोग कुछ भी हो, एफिशिएंसी की बात नहीं हुई है, बेटर कौन है ये बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, कट कर दो। बी पढ़ो। द मिलेनियल्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मॉडर्नाइजिंग द वर्क प्लेसेस, बिल्कुल सही है। आखिरी में तो भाई ऑथर ने भी इसको थैंक यू बोला है मिलेनियल्स को कि भाई उनकी वजह से चीजें और बेटर हो गई हैं और आगे आने वाले लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए भी उन्होंने चीजें इंप्रूव करी हैं, मॉडर्नाइज कर दिया है वर्क प्लेसेस को, मतलब बी तो सही है।
सी पढ़ो, द जेन एक्स फेस्ड मोर सोशल इकोनॉमिक हार्डशिप व्हाइल ग्रोइंग अप देन मिलेनियल्स। ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई है इकोनॉमिक हार्डशिप्स की। हाँ, ये बोला है कि भाई उल्टा कि जब मिलेनियल्स एंटर कर रहे थे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी। राइट क्या हो गया? ओनली ऑप्शन बी। भाई ऑप्शंस में क्या है? ऑप्शन ई मार्क कर दो, ओनली बी, और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं भाई यहाँ पे थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं बिकॉज मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन झट-झट करके अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो अपना वीडियो को वहां पॉज कर लो, अगर फिर भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर आउट कर लो। फाइन। इस पूरे सेशन का मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो अगर बाद में भी पढ़ना हो तो वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question 6. What does the following sentence from the passage mean? Their helicopter parents had made them incapable of functioning in the real world. उनके माता पिता ने, उनके पेरेंट्स ने उनको इनकेपेबल कर दिया है इस दुनिया के लिए। कैसे करेंगे भाई? अगर ज्यादा पैम्पर करा जाए किसी को, किसी के पीछे लगा जाए कि भाई बच्चा ऐसा नहीं करना, बच्चा वैसा नहीं करना, पानी के पास नहीं जाना, बच्चा हाइट के पास नहीं जाना, बिजली से दूर रहना है, तो ऐसा बच्चा तो बिगड़ेगा ही ना। और इसी टाइप के पेरेंट्स को बोला जाता है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, जो ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं बच्चों के लिए। भाई बच्चों को कुछ भी नहीं करने देते, उनकी निगरानी में बच्चा ना रहे तो ऐसे पेरेंट को बोला जाएगा हेलीकॉप्टर पेरेंट। तो भाई इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि हेलीकॉप्टर पेरेंट मतलब ओवर पॉसेसिव पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इनकेपेबल कर दिया है असली दुनिया के लिए। ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन ए, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स ऑफ मिलेनियल मेड देम इनकेपेबल ऑफ कोपिंग विद द रियल वर्ल्ड। जो हम बात कर रहे थे ऑप्शन ए में ही हमको मिल गया। भाई ओवर प्रोटेक्टिव है उनके पेरेंट्स इतने ज्यादा कि उनको इनकेपेबल कर दिया है असली दुनिया के लिए। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ो। व्हाट डज द फ्रेज whip them into shape मीन? भाई हमने क्या बात करी थी? whip them into shape का मतलब कि घोड़ मरोड़ के शेप में ले आएंगे, जो हम चाहते हैं वैसा करवा लेंगे। ऑप्शंस पढ़ लो। टू टीच समवन अ लेसन, काफी हद तक सही है। जैसा हम चाहते हैं वैसा करवा लेंगे, उनको वो सब सिखा देंगे, सही हो सकता है। ऑप्शन बी, टू टेक रिवेंज, रिवेंज किसी से बदला नहीं ले, ऐसा कोई बात, बदले वाली कोई बात नहीं है। टू टॉर्चर समवन, टॉर्चर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी क्या लिखा है? टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन अ बेटर कंडीशन, ये बिल्कुल सही है। किसी को बेटर कंडीशन में लेके आएंगे। विप देम इनटू शेप, भाई अपने हिसाब से भाई हमें ये लगता है कि वो लोग ना उस हिसाब से सही नहीं थे, तो हम उनको घोर मरोड़ के उस कंडीशन में लेके आएंगे जिसमें वो बेस्ट सूटेड हो जाएं, मतलब अपनी कंडीशन से उनकी कंडीशन अच्छी कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन अ बेटर कंडीशन। राइट आंसर हो गया 7th क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट ऑफ एग्रेवेटिंग? एग्रेवेटिंग का क्या मतलब मैंने बताया था? एग्रेवेटिंग का मतलब होता है चीजों को खराब करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? चीजों को सही करना। तो राइट आंसर खुद से मार्क कर लेना। भाई ना समझ आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें भी राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। व्हाट डज द फ्रेज रेकिंग अप मींस? रेकिंग अप मैंने बताया था भाई इकट्ठा करना, भर देना। ये फ्रेज कहाँ आया था? जहां पे आया था वो डेट की बात हो रही थी, भाई लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो वहां पे ये रेकिंग अप का मतलब आया था। रेकिंग अप वहां पे यूज हुआ था, बढ़ता जा रहा है। ऑप्शंस में देखो, लूजिंग, गेनिंग, क्लियरिंग ऑफ गलत, डिसाइडिंग गलत, इवैक्यूएटिंग गलत। सही क्या हो गया? ऑप्शन बॉम्बे, गेनिंग, बढ़ता जा रहा है, गेन करता जा रहा है, मेरा कर्जा मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा है और गेन होता जा रहा है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द वर्ड लेड ऑफ? लेड ऑफ कहां देखा था? जब लिखा था कि भाई 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी लेड ऑफ कर रहे हैं, मतलब फायर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं नौकरियों से। इसका हमको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन में देखो, ह्यूमिलेटेड गलत, हायर्ड गलत, फायर्ड पूरा पूरा जो हम बोल रहे हैं वही लिखा है ऑप्शन सी में, फायर्ड। 20 साल से पुराने लोगों को भी फायर करा गया, उनको लेड ऑफ करा गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, फायर्ड। यहां पे हमारी आज की क्लास एंड हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे आपको पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर पढ़ लेंगे तो वापस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं जाना पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए, मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो 10 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये मेरी अप्रोच थी। हर बार मैंने 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ
हर बार हर क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूं। अगर ये अप्रोच पसंद आती है तो जरूर अप्लाई करना, प्रैक्टिस करोगे ये अप्रोच बहुत अच्छी है और अनडिफीटेबल अप्रोच है। अगर अप्लाई कर सकोगे तो प्रैक्टिस करो, 110% ये अप्रोच सही लगेगी और सही सटीक बैठेगी। सो गाइज, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास। अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्लास को और उनको बताओ कि आप भी द अल्फा बैंकर से पढ़ते हैं और आप भी द अल्फा बैंकर से आगे पढ़ें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर सब्सक्राइब करने वाले हो, भाई करने वाले हो तब बता रहा हूं, नहीं करने वाले तो फन, करने वाले हो तो बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आगे आने वाले जितने भी चैंपियन सीरीज के क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। फाइन, सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।